बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तहरीक इंसाफ के एक बहुत बड़े रहनुमा ने बहुत खौफनाक और बहुत बड़ा दावा कर दिया है, और दावा है तहरीक इंसाफ के 3 बड़े रहनुमाओं के कत्ल का। और ये रहनुमा भी कोई आम नहीं है, बल्कि बहुत इमरान खान के जो करीबी लोग हैं उनमें इनका शुमार होता है। मुराद सईद का जिक्र है, हमाद अज़हर का जिक्र है, असलम इकबाल का मामला है। और जो बंदा ये दावा कर रहा है ना कि जी इनके कत्ल का मामला है, ये भी कोई आम बंदा नहीं है, ये भी इनसे बड़े लेवल का लीडर है। क्या इतने बड़े लेवल का लीडर इस किस्म का बेढंगा किस्म का या बेबुनियाद दावा कर सकता है, या वाकई ही उसके दावे के पीछे कुछ ना कुछ है? इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज जो 2 बड़े मामला सामने आने वाले हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला है, जिसमें नज़र-ए-सानी की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस पर समाअत करेगा, और इस बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं और जस्टिस मसरत हलाली साहबा हैं। एक तो मैं सबसे पहले आपको ज़रा थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि अभी जब नज़र-ए-सानी की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हुई तो कुछ लोगों की तरफ से या कुछ दोस्तों की तरफ से ये एतराज़ किया गया कि देखें जी, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से ये जो नज़र-ए-सानी की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं, ये बड़ी ताख़ीर के साथ की गई हैं, इनको बर वक्त किया जाना चाहिए था। लेकिन मसला ये है कि चूँकि जिस बेंच ने ये फ़ैसला दिया था उस बेंच में मुसरत हलाली साहबा और मोहम्मद अली मज़हर साहब भी शामिल थे। मुसरत हलाली साहबा जो हैं वो बीमार पड़ गई, और उनकी अदम मौजूदगी की वजह से इस मामले पे समाअत नहीं हो सकी थी। और जैसे ही वो अवेलेबल हुई और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपनी रिटायरमेंट से पहले ये एक असूली फ़ैसला किया है, और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस को एक डायरेक्शन दी गई है कि तमाम वो केसेस जिनके फ़ैसले उन्होंने अनाउंस किए हैं, दिए हैं, उन पर अगर नज़र-ए-सानी की अपीलें आई हैं तो उन्हें प्रायोरिटी बेसिस पे समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इसलिए उन्होंने ये केस भी समाअत के लिए मुकर्रर किया। लेकिन कल हामिद खान साहब की तरफ से एक एडजर्न की दरख्वास्त दी गई, जिसमें कहा गया कि जी वो लाहौर में बिज़ी हैं और आज अदालत के सामने पेश नहीं हो सकते, तो लिहाजा केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी जाए। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत का आगाज़ नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इस दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लें और केस को एडजर्न कर दें, या फिर ये भी तो हो सकता है कि इस केस में अली ज़फ़र साहब पेश होते रहें। हामिद खान साहब तो एक बार पेश हुए थे, अली ज़फ़र साहब तो कई मरतबा इस केस में पेश हुए, और ज़्यादातर इस केस में दलाइल जो हैं वो अली ज़फ़र साहब ने दिए थे। तो हो सकता है कि अदालत ये कहे कि अली ज़फ़र साहब आके दलाइल दे और इस मामले को जो है वो सुना जाए और निपटा दिया जाए। लेकिन ये एक बड़ा जो है वो केस होगा आज सुप्रीम कोर्ट में, और इस फैसले का जो इम्पेक्ट पड़ेगा वो 8 जजेस के फ़ैसले पर भी पड़ेगा। वो जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से दिया गया ना फ़ैसला, क्योंकि उसमें जो रीजनिंग दी गई है उसमें ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन इस बात को एडमिट कर चुका है कि बैरिस्टर गौहर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ये भी तस्लीम कर चुका है कि तहरीक इंसाफ इनलिस्टेड जमात है, तो लिहाजा ये तहरीक इंसाफ का हक बनता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि उन्होंने कभी भी बैरिस्टर गौहर को तहरीक इंसाफ का चेयरमैन तस्लीम नहीं किया, बल्कि तहरीक इंसाफ का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस है वो तो अभी भी इलेक्शन कमीशन में जो है वो अपना ज़ेर समाअत है। और इसी तरह उनका ये भी कहना है कि इनलिस्टेड जमात होने का ये मतलब नहीं है कि वो जमात जो है वो पार्लिमानी पार्टी भी हो सकती है, यानी कि वो सियासी जमात के तौर पे मौजूद है, उनके पास इंतखाबी निशान नहीं है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए, और इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना करवाने पर इनका इंतखाबी निशान जो है वो इनसे वापस लिया गया है। अब अगर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपने 13 जनवरी के फ़ैसले को दुरुस्त करार दे देते हैं और नज़र-ए-सानी की अपीलें खारिज कर देते हैं, तो इट्स मीन के 8 जजेस का फ़ैसला भी गैर मौसर हो जाएगा, क्योंकि फिर तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो हैं वो कलअदम होंगे, गैर कानूनी होंगे, और इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला है इसको दुरुस्त माना जाएगा। तो इसका मतलब है कि फिर वो बेस ही ख़त्म हो जाएगी जिस बेस पे 8 जजेस ने फ़ैसला दिया था। और इसी तरह दूसरा बड़ा जो मामला है वो है तहरीक इंसाफ की तरफ से आज मुल्तान और इसके साथ साथ साहिवाल
में एहतजाज की कॉल दी गई है। ये 2 डिवीज़न है जहाँ पे आज तहरीक इंसाफ ने पावर शो करना है, और ये डी चौक का जो एहतजाज था जो 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को चलता रहा, 2-3 दिन ये सारा शो जो लगा रहा, उसके बाद ये पहला मौका है कि तहरीक इंसाफ जो है पावर शो करेगी। तो क्या तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं वो इस कॉल पे बाहर निकलते हैं, क्योंकि वो जो डी चौक वाली कॉल थी वो तो इमरान खान ने दी थी और उनकी तरफ से ऐलान किया गया था, लेकिन ये कॉल जो है हमाद अज़हर साहब की तरफ से दी गई है। वैसे इससे पहले हमने देखा है कि पंजाब ने इमरान खान की कॉल्स पर भी जवाब नहीं दिया और उसे भी मुस्तरद किया, और इस बार तो हमाद अज़हर कॉल दे रहे हैं, और हमाद अज़हर वो हैं जो ख़ुद रूपोश हैं, अभी तक मंजर पे नहीं आए। तो देखें कि आज मुल्तान और फैसलाबाद से क्या जवाब आता है। वैसे मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ को ये कॉल नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि तहरीक इंसाफ अब जितनी बार भी एहतजाज की, जलसे की, जुलूस की, रैली की कॉल देगी उतनी बार एक्सपोज होगी, क्योंकि लोग इमरान खान की इंतशारी सियासत को मुस्तरद कर चुके हैं। बाकी हक़ाइक़ जो हैं वो आज शाम तक सामने आ जाएंगे। और दूसरा जो बड़ा दावा किया जा रहा है, मतलब जो बड़ी हमारी थंबनेल की स्टोरी है कि जिसमें मुराद सईद, हमाद अज़हर और मियाँ असलम इकबाल साहब के हवाले से तशवीशनाक किस्म का दावा है। अब तहरीक इंसाफ का अगर आप मिजाज देखें ना, तो तहरीक इंसाफ एक्सट्रीम लेवल पे हर चीज़ को लेके जाती है। वो अगर किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो एक्सट्रीम लेवल का इल्ज़ाम लगाते हैं, और वो बिलो द बेल्ट चले जाते हैं। और अगर वो किसी के हवाले से कोई तशवीश का इजहार करें कि जी फ़लाँ बंदा बीमार है या फ़लाँ बंदे की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो इल्ज़ाम लगाएंगे कि जनाब ये बंदा अगले चंद घंटों में नौज़ बिल्ला मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। वजह क्या, इसको जहर दे दिया गया है, फ़लाँ कर। ये मिजाज है तहरीक इंसाफ का, और इमरान खान का ये मिजाज है ना, चूँकि इमरान खान ख़ुद ये बात करते रहे। जब बुशरा बीबी बनी गाला में उनको कैद किया गया था, बनी गाला को जो है वो सब जेल का दर्जा दिया गया था, तो उस वक़्त इमरान खान ने ये कहा था कि बुशरा बीबी को कत्ल करने की साजिश की गई है, कोशिश की गई है, उनको जहर दिया गया है, उनको हार्पिक के कतरे जो हैं वो खाने में मिला के 3 कतरे ये दिए गए हैं। बुशरा बीबी ने ये बात की थी जब इमरान खान गिरफ़्तार थे और बुशरा बीबी अभी गिरफ़्तार नहीं हुई थी, तो उस वक़्त बुशरा बीबी ने भी ये बात की थी कि इमरान खान के कत्ल की साजिश की जा रही है, इमरान खान को जेल के अंदर मारने का मंसूबा बनाया जा रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था आर्मी चीफ़ पे और दीगर अहम अथॉरिटीज़ पे। इमरान खान ने भी आर्मी चीफ़ पे और दीगर अथॉरिटीज़ पे इल्ज़ाम लगाया था कि वो बुशरा बीबी को मारने की साजिश कर रहे हैं। अभी भी हालिया दिनों में शेर अफजल मरवत साहब जो बीमार हैं और फिर उनको इस पर वजाहत करनी पड़ी। अंदाज़ा लगाएं कि उनकी अपनी जमात के लोगों ने इस हद तक प्रोपेगेंडा किया कि शेर अफजल मरवत को अपनी वीडियो बयान जारी करना पड़ा और लोगों को बताना पड़ा कि यार मैं ज़िंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, मुझे किसी ने जहर नहीं दिया। तहरीक इंसाफ वालों ने सोशल मीडिया के ज़रिए ये प्रोपेगेंडा किया कि शेर अफजल मरवत को जहर दिया गया है और वो बीमार है और उनकी हालत बहुत तशवीशनाक है, और जहर उनको तब दिया गया जब उनको वो पार्लिमान से गिरफ़्तार वगैरह किया गया था ना, इन दिनों की बात है। क्योंकि हुआ कुछ यूँ था कि उनको जब गिरफ़्तार किया गया फिर उसके बाद वो रिहा हुए, तो अचानक 2-3 दिन के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने टेस्ट करवाया तो वो कोरोना पॉजिटिव थे, वो करंतना में चले गए। इस दौरान ही उनकी मज़ीद तबीयत बिगड़ गई। कोरोना के बाद उनको जो है एक और वायरल इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद उनको जो है वो बुखार जो है उसकी अपना शेप ख़राब हो गई, यानी कि टाइफाइड हो गया बुखार, उनका टाइफाइड शेप में चला गया। तो उनकी हालत बड़ी ख़राब है। वो वीडियो में भी नज़र आ रहा है कि यार वो बड़े बीमार हैं, और बंदा अगर बीमार हो जाए तो ज़ाहिर है वो फिर कमज़ोर भी पड़ ही जाता है। लेकिन तहरीक इंसाफ वालों ने उन्हें मार दिया था। ये कह रहे थे कि नहीं जी जहर दिता गया है, बस वो अब करीबुल मर्ग है, किसी वक्त भी खौफनाक तशवीशनाक खबर जो है वो सामने आ सकती है। तो उस पर मरवत साहब को फिर आप आके ये वजाहत देनी पड़ी, बयान जारी करना पड़ा, बताना पड़ा कि मुझे किसी ने जहर नहीं दिया, मैंने टेस्ट भी करवाए हैं, कोरोना है, बाकी टेस्ट भी करवाए हैं, तो जहर की किसी किस्म की जो है वो कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई उसकी तस्दीक नहीं हुई है। तो ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ये सारे का सारा झूठ पर मबनी है। अच्छा, ये लोग ये नहीं सोचते कि यार
हम ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इस प्रोपेगेंडे की वजह से उनके बीवी बच्चों और ख़ानदान पर क्या बीतेगी। सार तकलीफ़ होती है ना, अगर किसी के बारे में कहा जाए जी फ़लाँ बंदे को जहर दे दिया गया है और वो बड़ा बीमार है, अब उस बंदे का कोई बच्चा या कोई अजीज़, कोई रिश्तेदार या कोई भाई वो बैरून मुल्क बैठा है तो उस पर क्या बीत रही होगी, या वो किसी और शहर में बैठा है तो उस पर क्या बीत रही होगी। सोशल मीडिया का दौर है यार, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो ये अगले चंद मिनटों के बाद जो है वो पूरी दुनिया में फैल जाएगी। जहाँ जहाँ पे लोग हमें देख रहे हैं उनके पास ये बात चली जाएगी, तो लोग तशवीश में मुब्तला होंगे, एक हैजान बर्पा हो जाता है। लेकिन तहरीके इंसाफ वाले ये सोचते ही नहीं हैं, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हमें इसका क्या फ़ायदा होगा। देखें, लोग जो हैं वो हुकूमत को गाली देंगे, वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो बाहर निकलेंगे, वो हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत करेंगे। वो ये चाहते हैं, अभी भी यही कुछ चाहते हैं कि ये सारा कुछ हो, इसलिए किया जाता है। अब मुराद सईद, हमाद अज़हर और मियाँ असलम इकबाल, ये 3 बड़े नाम हैं, तहरीक इंसाफ के बड़े नाम हैं, और ज़ाहिर है इन्होंने अपनी जमात के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और ये तीनों के तीनों आज भी रूपोश हैं। मुराद सईद, जिनका बुनियादी ताल्लुक़ जो है खैबर पख्तूनख्वा से है, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। मेरा ख़्याल है कि जितने भी 9 मई 2023 के बाद लोग रूपोश हुए थे, गायब हुए थे, ज़ेरे ज़मीन गए थे, वो सारे के सारे शायद बाहर आ चुके हैं, मंजर पे आ चुके हैं। कुछ MNA MPS बन चुके हैं, कुछ वज़ीर मशीर बन चुके हैं, कुछ जो है मुख्तलिफ प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मुराद सईद वो आज भी मंजर पे मौजूद नहीं है। और मियाँ असलम इकबाल साहब, वो MPA मुंतखब हुए लेकिन आज के दिन तक उन्होंने हलफ नहीं उठाया, वो भी मंजर से गायब है। कभी कभार नज़र आते हैं, उनकी बेटी की शादी थी उसमें भी नज़र आए थे, और भी कई मौक़ों पे वो नज़र आ जाते हैं। पिछले दिनों उनकी एक तस्वीर भी सामने आई थी जिसमें वो बीमार थे। और हमाद अज़हर साहब भी, वो भी ज़ेरे ज़मीन है, कभी कभी नज़र आते हैं, अभी लाहौर के जलसे में नज़र भी आए थे। तो उनके हवाले से साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब, जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं, और उन पर भी कौम यूथ का बड़ा असर है, और मेरा ख़्याल है कि वो किसी भी नॉर्मल यूथिये से ज़्यादा शदीद तरीन जहरीले यूथिये में कन्वर्ट हो चुके हैं, और वो भी उसी तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं जिस तरह की ज़ुबान ये जहरीले यूथिये यूज़ करते हैं या इमरान खान यूज़ करते हैं। उन्होंने ये दावा कर दिया कि जनाब मुराद सईद, हमाद अज़हर और मियाँ असलम इकबाल के हवाले से हमारे पास बड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है कि अगर ये मंजर आम पर आए, ये इन्होंने अपनी जो रूपोशी है इसको ख़त्म किया तो इनको कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि इनके हवाले से ये फ़ैसला कर चुके हैं। ज़ाहिर है जिनको ये इल्ज़ाम देते हैं उन्हीं के हवाले से बात कर रहे हैं ना, कि वो फ़ैसला कर चुके हैं कि इन तीनों को किसी सूरत भी ज़िंदा नहीं रहने देना। अब अंदाज़ा लगाएं यार कि वो रूपोश हैं। उनका जो एक सियासी नज़रिया है, मैं उसकी सपोर्ट नहीं करता। मैं उनकी सियासत को जो है वो मुल्की मफाद में तसव्वुर नहीं करता। उसकी वजह ये है कि जिन्होंने 9 मई जैसा ये सारा कुछ बगावत जैसी साजिश की, मैं उन्हें ना सियासतदान कंसीडर करता हूँ, ना उन्हें मुहिब वतन पाकिस्तानी समझता हूँ। हाँ, अगर वो अपनी गलती का एतराफ़ करें, माफ़ी मांगें, तौबा ताइब करें, तो उसके बाद ज़ाहिर है अल्लाह ताला भी तो माफ़ करता है ना यार। तौबा का दर तो कभी बंद नहीं होता ना। अगर वो माफ़ी मांगें सदके दिल के साथ और कहें कि ठीक है जी, हम पाकिस्तान में जो है वो एक मुहिब वतन शहरी की तरह अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहते, तो उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये क्या कि एक इतने बड़े कैलिबर का आदमी, वो एक जमात का सरबराह है, और इस वक्त तहरीक इंसाफ का अगर पार्लिमान में कोई वजूद है तो उस वजूद का नाम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, और ये बंदा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का सरबराह है, और ये कह रहा है कि जी उनको कत्ल करने का मनसूबा बना रखा है, अगर वो आएंगे तो कत्ल कर दिए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये खुद चाहते हैं कि ये लोग कभी भी मंजर आम पर ना आए, ये इसी तरह से रूपोश रहें, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। अच्छा, बाकी सब आए हैं, वो उनको तो किसी ने कुछ नहीं कहा, वो तो सारा प्रोटोकॉल भी इंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ इंजॉय कर रहे हैं। इनके हवाले से ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? असल मसला ये है कि तहरीक इंसाफ को इस किस्म का घटिया, बेहुदा और जहरीला प्रोपेगेंडा चाहिए, और इसी तरह इस किस्म की हरकत की जाती है, वरना हकीकत से दूर दूर तक इनका वास्ता नहीं है। चलें जी, अगर वो फैसला साजों ने फैसला किया है तो मियाँ असलम इकबाल और हमाद अज़हर ये जो अचानक मंजर आम पे आ जाते हैं, क्या इनको फिर गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता? बल्कि मैं तो
इस पर बड़ी तशवीश का इजहार करता हूँ कि यार ये कैसे सामने आ जाते हैं, फिर कैसे गायब हो जाते हैं। लेकिन ये तो मेरा ख्याल है कि बिलो द बेल्ट जाके ये सारी बातें की जा रही हैं और मुल्क में एक आग लगाने की कोशिश की जा रही है। कभी इमरान खान की जान को ख़तरा, कभी किसी की जान को ख़तरा। तो ये तहरीक इंसाफ की सियासत है। ये कहते हैं हम सियासतदान हैं। क्या कोई सियासतदान इस किस्म का काम करता है? सियासतदान तो वो हैं कि मियाँ नवाज शरीफ लंदन में थे, कलसूम नवाज साहिबा जो है वो कोमा में थी, बिस्तरे मर्ग पे थी, उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया, वो वापस आए। तहरीक इंसाफ वाले यहाँ पे शोर मचाते थे, नहीं जी ड्रामा किया जा रहा है। वहाँ पे ना लंदन में एक बड़ा घटिया किस्म का यूथिया जो है वो डॉक्टर का रूप बहरूप लेके वो वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर चला गया था कि जनाब ये मैं एक्सपोज करूँगा कि ये फ्रॉड किया जा रहा था। अब अल्लाह ताला ने बेगम कलसूम नवाज़ की उम्र इतनी लिखी थी, उनका इंतकाल हो गया, तो ये यूथिया जो हैं उसके बाद किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहे थे। तो सर ये तहरीक इंसाफ जो है ये इसी तरह की जमात है। बताने का मकसद ये है कि ये किसी की जान की इनकी नज़र में कोई अहमियत नहीं है। इनके लिए सब के सब सियासी ईंधन है। खुदा के लिए समझें कि तहरीक इंसाफ आपके साथ क्या कर रही है, आपके बच्चों के साथ क्या कर रही है और आपके मुल्क की यूथ के साथ क्या कर रही है। इसको समझें। और मेरी इल्तिजा है तमाम वालिदैन से कि आप अपने बच्चों को ज़रा काउंसलिंग करें, उनके साथ वक्त गुजारें और उनको ये असलियत बताएं कि ये क्या कुछ किया जा रहा है। यार ये आपके जहनों में जो जहर घोल रहे हैं, इसका खमियाजा आपको सारी उम्र अदा करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि आप एहतियात कर लें, यही ज़्यादा बेहतर है। बाकी हर बंदा अपनी मर्ज़ी का आप मालिक है जी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।